बीरबल और चोरी का केस। बादशाह अकबर का दरबार हर दिन ज्ञान, न्याय और हास्य से भरा होता था। लेकिन उस सुबह दरबार की फिजा कुछ बदली बदली सी थी। सेनापति अब्दुल रहमान, जो आमतौर पर शांत और अनुशासित व्यक्ति थे, बेहद घबराए हुए थे। उनकी तलवार की म्यान कांप रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। जहां पनाह, अब्दुल रहमान ने तेज आवाज में कहा, राजकोष से बीती रात एक बेशकीमती हीरा चोरी हो गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकोष, जो कि विशेष सुरक्षा के अंतर्गत रखा जाता था, से हीरा चोरी होना मामूली बात नहीं थी। वो हीरा न सिर्फ अकबर की निजी संग्रह का हिस्सा था, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए प्रतीकात्मक महत्व भी रखता था। बीरबल, जो दरबार में थोड़ी देर से पहुंचे थे, स्थिति को भांप गए। उन्होंने अपनी मुस्कान छुपाते हुए बादशाह से कहा, जहांपनाह, क्या मुझे इस मामले की जांच करने की अनुमति दी जाए? अकबर ने संक्षेप में सिर हिलाया। सबको पता था कि अब यह मामला बीरबल के हाथ में है। बीरबल ने सबसे पहले राजकोष की निगरानी करने वाले चारों गार्ड्स को बुलाया। उन्होंने एक एक से सवाल किए। गार्ड 1, यूसुफ, मैंने रात को 2 बार गश्त लगाई थी। सब कुछ सामान्य था। गार्ड 2, रघुनाथ, मैंने ताले की जांच की थी। वो ज्यों का त्यों था। गार्ड 3, कबीर, मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी चौकी छोड़ी थी, पानी पीने गया था। गार्ड 4, सरफराज, मुझे किसी तरह की आवाज या हलचल महसूस नहीं हुई। बीरबल ने कुछ देर सोचा। कोई सुराग नहीं था, कोई टूटा हुआ ताला नहीं, कोई खिड़की नहीं खुली थी, और न ही किसी ने कोई संदिग्ध चेहरा देखा था। बीरबल ने गार्ड कबीर पर विशेष ध्यान दिया। वो अकेला था जिसने चौकी छोड़ी थी, पर बीरबल ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक अजीब घोषणा की, आज रात को मैं स्वयं राजकोष के कमरे में पहरा दूंगा। जो भी चोर होगा, वो या तो खुद को बचाने आएगा या फिर अपना निशान छोड़ देगा। बीरबल ने कमरे में मोमबत्तियां बुझा दी और एक कोने में छिपकर बैठ गए। आधी रात बीत चुकी थी। एक गुप्त दरवाजा खुला। एक छाया कमरे में दाखिल हुई, बड़े सधे कदमों से। बीरबल ने धीरे से तलवार निकाली, लेकिन तब तक वो छाया कुछ बूंदें गिराकर बाहर निकल चुकी थी। बीरबल ने देखा, वो बूंदें नीले रंग की थी। नीला रंग, बीरबल ने सोचा, ये कोई रासायनिक पदार्थ है, शायद पहचान छुपाने के लिए। अगली सुबह बीरबल ने सभी गार्ड्स और कुछ दरबारी मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने सबके हाथ धुलवाए एक विशेष घोल में। सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ नीले हुए। वो था मंत्री अजहर अली। अजहर अली प्रतिष्ठित मंत्री थे। उन पर शक करना भी बगावत के बराबर था। लेकिन बीरबल ने कहा, मैं अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराता, पर यह नीला दाग उन्हें संदिग्ध जरूर बनाता है। बीरबल ने उन्हें नजरबंद करने का प्रस्ताव दिया। अकबर सहमत हो गए। नई परत, हीरा कहा गया। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, अगर अजहर अली दोषी नहीं है, तो हीरा अब भी महल के भीतर होगा। उन्होंने महल के रसोई, अस्तबल, पूजा कक्ष, यहां तक कि बगीचे तक की तलाशी ली। 1 सप्ताह गुजर गया, कोई हीरा नहीं मिला। लेकिन एक रात रसोई का एक सेवक घायल हालत में मिला। उसकी कमर से एक चमड़े की थैली बंधी थी, जिसमें कुछ झूठे रत्न और एक हीरे की नकल थी। बीरबल को अब लगने लगा कि यह पूरी योजना अकेले की नहीं, एक साजिश थी। सेवक ने स्वीकार किया कि किसी ने उसे हीरे की नकली प्रतिकृति देने को कहा था, ताकि असली हीरा गायब कर दिया जाए। कौन था वो? बीरबल ने पूछा। सेवक ने कहा, उसका चेहरा ढका था, लेकिन उसकी आवाज जानी पहचानी थी। शायद कोई दरबारी ही था। अब शक की सुई फिर से दरबार की ओर घूम गई। अगले दिन बीरबल को अजहर अली के पुस्तकालय से एक कोड में लिखा पत्र मिला। उस पत्र में यह लिखा था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो वही है जो सदा सबसे पास रहता है, लेकिन कभी संदेह में नहीं आता। बीरबल समझ नहीं पाए कि संकेत किसकी ओर है।
क्या वो कोई दरबारी गायक? क्या वो रॉय नक्काश? या फिर दरबार का जोकर? बीरबल ने अकबर को पत्र दिखाया। उन्होंने सलाह दी कि सभी प्रमुख दरबारियों से गुप्त पूछताछ की जाए, लेकिन बिना किसी को पता चले। बीरबल स्वयं हर संदिग्ध से मुलाकात कर रहे थे। वो एक कहानी कहकर उनके चेहरे के भाव पढ़ रहे थे। कहानी की अंतिम पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। रात का अंधेरा फिर से छाने लगा था। बीरबल अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनकी उंगलियां उस नीले रंग के धब्बे को बार बार घिस रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पत्र सरकता हुआ कमरे में आया। बीरबल ने उसे खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी। अगर तुम सच में सच्चाई के करीब हो तो कल सूरज उगने से पहले मिलो वहां, जहां हीरे चमकते हैं लेकिन कभी देखे नहीं जाते। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक गहरा संशय था। क्या ये चोर की चुनौती थी या कोई और खेल? पिछली रात जो पत्र बीरबल को मिला था, उसकी पंक्तियां अब तक उनके मन में घूम रही थी। अगर तुम सच में सच्चाई के करीब हो तो कल सूरज उगने से पहले मिलो वहां, जहां हीरे चमकते हैं लेकिन कभी देखे नहीं जाते। बीरबल ने सोचा, ऐसी कौन सी जगह है जहां हीरे होते हैं पर दिखाई नहीं देते? फिर उन्हें अकबर का ही एक संवाद याद आया था। सच्चे रत्न वो होते हैं जो आत्मा में चमकते हैं, न कि मुकुट में। और बीरबल को अचानक विचार आया, ये संदर्भ राज पुस्तकालय की ओर इशारा कर रहा हो सकता है, जहां ज्ञान के हीरे भरे पड़े हैं लेकिन जिन्हें कोई नहीं देखता। बीरबल ने रात के अंधेरे में राज पुस्तकालय का रुख किया। वहां घुप अंधेरा था। एक मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी और एक छाया मूर्ति उसकी ओर पीठ किए बैठी थी। बीरबल ने कदम आगे बढ़ाए। तुम समय पर आए हो, वो व्यक्ति बोला। आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। बीरबल बोले, कौन हो तुम? मैं वही हूं जो सामने रहता है पर कभी दिखता नहीं। छाया ने एक पग पीछे खिसकते हुए बीरबल के सामने एक पार्चमेंट डाला और हवा में विलीन हो गई। पार्चमेंट पर लिखा था, सत्य वो नहीं जो सामने है, बल्कि वह है जिसे सबने अनदेखा किया। अगली कड़ी उस जगह पर है जहां हर चेहरा नकाब पहनता है। अब बीरबल ने उस जगह की खोज शुरू की जहां सभी नकाब पहनते हैं, यानी नाट्यशाला, राजकीय रंगमंच। वहां कलाकार भाव और वेशभूषा के पीछे छिपे रहते हैं। बीरबल ने कलाकारों से बात की। एक पात्र, कलीम, विशेष रूप से संकोची था। वो रंगमंच पर तो राजाओं का अभिनय करता था, लेकिन असल जिंदगी में चुपचाप रहता था। बीरबल ने उससे एक नाटक के दौरान मिलने की युक्ति बनाई। एक नाटक रखा गया, हीरे की खोज। कलीम को हीरा चुराने वाले पात्र की भूमिका दी गई। बीरबल दर्शकों में छुपा था। नाटक के दौरान जब कलीम ने नकली हीरा उठाया, उसकी आंखें चमक उठीं। बीरबल ने देखा, उस अभिनय में कुछ वास्तविकता थी। बाद में बीरबल ने उसे अकेले बुलाया। क्या तुमने वो हीरा कभी देखा है? कलीम कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, पर मैंने देखा है। किसी को? बीरबल ने कलीम को सबके सामने बयान देने को कहा, लेकिन उसी रात उसे जहर दे दिया गया। वो बच गया, लेकिन बोलने की क्षमता खो बैठा। अब ये एक गहरी साजिश बनती जा रही थी। बीरबल को यकीन हो चला था कि ये सिर्फ एक चोरी नहीं, दरबार के भीतर की सत्ता की लड़ाई का हिस्सा है। अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा, क्या ये कोई भीतरी गुट है? बीरबल बोले, जहां पनाह, हर गुट के पास एक मुखिया होता है। अगर हम वो चेहरा ढूंढ लें, सब कुछ खुल जाएगा। बीरबल ने अब दरबार के प्रमुख व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी बिठा दी, विशेष रूप से 3 व्यक्तियों पर। मंत्री सलीम शाह, जो अकबर के आर्थिक निर्णयों में प्रभावशाली थे। रानी जोधा के दरबार सेवक हरिशंकर, जो राजसी भंडार की चाबियों तक पहुंच रखते थे। संगीताचार्य नकीब हुसैन, जिनके कमरे में अक्सर बंद दरवाजे के पीछे संगीत और कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। बीरबल को सूचना मिली कि राजमहल के नीचे एक पुरानी सुरंग है, जिसे वर्षों से बंद मान लिया गया था, पर अब उस पर
किसी के पैरों के निशान थे। उन्होंने गुप्त रूप से सुरंग का निरीक्षण किया। सुरंग के अंदर दीवारों पर चिन्ह बने थे, किसी गुप्त समाज की तरह। एक कमरे में बीरबल को कुछ पुराने नक्शे और 3 नामों की सूची मिली, HS, SS, NH। बीरबल का शक यकीन में बदल रहा था। तीनों संदिग्धों को एक एक कर बीरबल ने एक ही तरह के प्रस्ताव दिए कि यदि हीरा लौटाया जाए तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। तीनों ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन उनके चेहरों की प्रतिक्रिया अलग थी। हरिशंकर हंस पड़ा, सलीम शाह नाराज हो गए, नकीब हुसैन चुप रहे और आंखें चुरा ली। तीनों में से कोई एक मास्टरमाइंड हो सकता था, या शायद तीनों ही। 3 दिन बाद बीरबल के कक्ष में फिर एक पत्र मिला। तुम सच्चाई के और करीब आ गए हो, बीरबल, लेकिन अब चक्र पूरा नहीं होगा जब तक तुम उस शख्स को नहीं पहचानते जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हो। क्या संकेत बीरबल की ओर था? क्या कोई करीबी ही इस साजिश में शामिल है? अब बीरबल ने अपनी सबसे करीबी टीम की जांच शुरू की। वेद, उनका सहायक, जो वर्षों से उनके साथ था, वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। वो अक्सर अकबर और बीरबल की बातचीत के बाद कुछ नोट करता और चुपचाप कही जाता। बीरबल ने एक रात उसका पीछा किया। वो राज पुस्तकालय नहीं, बल्कि नाट्यशाला की पिछली सुरंग में गया। वहां से वो उसी गुप्त सुरंग में घुसा जहां पहले बीरबल गया था। बीरबल उस जगह पहुंचे, लेकिन वेद वहां नहीं था। बस एक और पत्र पड़ा था। तुम्हें लगा कि ये हीरे की कहानी थी? ये तो सिर्फ एक पर्दा है। पीछे का खेल अब शुरू हुआ है। अगला मोहरा राजा है। क्या तुम उसे बचा पाओगे? बीरबल की आंखों में अब डर नहीं, केवल सोचने की तीव्रता थी। गुप्त पत्र ने बीरबल को विचलित कर दिया था। अब अगला मोहरा राजा है। क्या तुम उसे बचा पाओगे? यह संकेत साफ था। अब तक की चोरी, सुरंगें, गुप्त सभाएं, ये सब किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी भर थी। और लक्ष्य खुद सम्राट अकबर। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की। उनके सामने वे चेहरे घूमने लगे जिन पर कभी उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। वेद, सहायक, सेनापति अब्दुल रहमान, संगीताचार्य नकीब हुसैन और मंत्री सलीम शाह। क्या इनमें से कोई उस गुप्त गुट का अगुवा था? वेद, जो बीरबल के साथ वर्षों से था, अब संदिग्ध बन चुका था। वो सुरंगों में क्या कर रहा था? क्या वह दुश्मनों को सूचनाएं देता था? बीरबल ने उसे बिना बताए एक योजनाबद्ध जाल में फंसाने की ठानी। उन्होंने दरबार में एक झूठी सूचना फैलाई। बादशाह कल रात्रि अपने निजी मंदिर में अकेले साधना करेंगे। वहां किसी को प्रवेश नहीं है। बीरबल ने वेद को भी ये बात गोपनीय तरीके से बताई, ये देखने के लिए कि क्या सूचना कही और लीक होती है। रात बीती। मंदिर के बाहर पहरेदार 2 गुना बढ़ा दिए गए, लेकिन आधी रात को एक काले कपड़े में लिपटा व्यक्ति मंदिर के पिछवाड़े से घुसता पकड़ा गया। वो वेद नहीं था, बल्कि एक बुजुर्ग जो मंदिर के भीतर झांकने की कोशिश कर रहा था। पूछने पर उसने कहा, मुझे किसी गुरु ने आदेश दिया था कि मंदिर में रखा दीपक बुझा देना है, और बदले में वो मुझे मेरी बेटी वापस देंगे। कहानी सुन बीरबल चौंक उठे। अब यह स्पष्ट था कि कोई ताकतवर समूह मासूमों को ब्लैकमेल कर इस्तेमाल कर रहा था। बीरबल ने उस गुरु की पहचान की खोज शुरू की। राजमहल के पास ही एक गुप्त तपोवन की जानकारी मिली, जहां छायावादी विद्या सिखाई जाती थी। रोशन मठ। बीरबल साधु के भेष में मठ पहुंचे। वहां वे एक सन्यासी से मिले, जिसका नाम था स्वामी निर्गुणदास। वो बोले, यहां आत्मा की पहचान होती है, शरीरों की नहीं। यहां हम रत्नों को निहारते नहीं, उन्हें दृष्टि से पार कर देते हैं। बीरबल मुस्कराए। उन्हें यकीन हो गया, यही जगह है जहां अपराधी अपने अनुयायियों को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। मठ के नीचे तहखाने में एक बड़ी दीवार पर लिखा था, सत्य वही है जो दिखता नहीं, सत्ता वही है जो छीन ली जाए। और दीवार पर उकेरे गए थे 3 चेहरे, सभी बिना आंखों के।
नीचे एक रेखा थी। आंखें बंद करो, फिर देखो कि राजा कहाँ छुपा है। अगले दिन बीरबल के कमरे में एक और चिट्ठी मिली। राजा अब महफूज नहीं। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुमने नपुंसकों की तरह चाल चली तो दरबार वीरान हो जाएगा। अब मामला खुलकर सामने था। अकबर की जान को खतरा था। बीरबल ने अकबर को यह सूचना दी, पर चौंकाने वाली बात यह थी। अकबर ने कहा, अगर मैं डरकर अपने ही महल में छिप जाऊंगा तो क्या मैं राजा कहलाने लायक रह जाऊंगा? बीरबल ने प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक योजना बनाई। परछाई योजना। अकबर के जैसे दिखने वाले एक गुप्त अंगरक्षक को राजसी वस्त्रों में महल में दिखाया गया, जबकि असली अकबर को गुप्त कक्ष में रखा गया। अब बीरबल को असली हमलावर को खुलकर सामने लाना था। अगले दिन एक बड़ा समारोह हुआ। उसमें नकली अकबर मंच पर था। सभी दरबारी, साधु, मंत्री, सैनिक मौजूद थे। तभी एक व्यक्ति राजगायक बनकर मंच के पास पहुंचा। उसके हाथ में वाद्य यंत्र था, लेकिन जैसे ही उसने उसे बजाने की कोशिश की, उसकी छड़ी से एक जहरीली सुई निकली। बीरबल ने लपक कर पकड़ लिया। वो व्यक्ति था नकीब हुसैन। पूछताछ में उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं। तुमने जिनकी पूजा की है वही अब राजा बनना चाहते हैं। बीरबल सन्न रह गए। कौन? उन्होंने पूछा। जिसे तुमने कभी खड़ा नहीं देखा, लेकिन उसने हर मोहरे को बैठाया है। बीरबल अब सीधा पहुंचे उस जगह जहां सारे राज्य के वित्तीय दस्तावेज रखे जाते थे। वहां उन्हें वो मिला जिसे कभी संदेह की नजरों से नहीं देखा गया था। राज्य के कोषाध्यक्ष महमूदुल हसन चुपचाप बैठा, लेखा पत्र उलटते हुए। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी मोहर इनमें क्यों नहीं है? वो मुस्कराया। जब पूरा दरबार राजा की आंखें बन जाए तब अंधापन स्वाभाविक हो जाता है। बीरबल समझ गए, यही असली मास्टरमाइंड था। बीरबल ने उसे पकड़ने के लिए सिपाहियों को बुलाया, लेकिन तब तक महमूदुल हसन गायब हो चुका था। उसके कमरे में एक अंतिम नोट रखा था। अगर तुम्हें लगा तुमने मुझे पकड़ लिया तो एक राजा को बदल दो और देखो कि असली सत्ता कहां बैठती है। अगला मोहरा खुद तुम्हारा विश्वास है। बीरबल स्तब्ध रह गए। अगला मोहरा तुम्हारा विश्वास है। महमूदुल हसन का पत्र बीरबल के हाथों में कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें स्थिर थी, उस गहराई की ओर देखती जिसे अब तक वो अनदेखा करते आए थे। क्या वो वाकई राजा को बचा पाए थे, या अब तक के सारे घटनाक्रम किसी और के योजनाबद्ध खेल का हिस्सा थे? बीरबल ने महसूस किया, अब लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक हो चुकी है। बीरबल ने अपने कक्ष में खुद को बंद कर लिया। सैकड़ों दस्तावेज, गुप्त संदेश, महल का नक्शा, संदिग्ध नाम, सब सामने रख दिए। उन्होंने एक एक कर दोहराना शुरू किया। चोरी की शुरुआत, अजहर अली पर आरोप, वेद का बदलता व्यवहार, महमूदुल हसन का कथित मास्टरमाइंड होना। फिर उन्हें वेद की आंखें याद आई, शांत, लेकिन उनमें कुछ छुपा हुआ। और अकबर की हंसी, जब उन्होंने कहा था, अगर मैं डरकर अपने ही महल में छिप जाऊंगा तो क्या मैं राजा कहलाने लायक रह जाऊंगा? क्या यह महज दृढ़ता थी या कुछ और? बीरबल अब सिर्फ दुश्मनों को नहीं, हर रिश्ते को देख रहे थे एक शक की दृष्टि से। राजमहल में एक गुप्त सभा बुलाई गई। बीरबल, अब्दुल रहमान, सलीम शाह और स्वयं सम्राट अकबर। पर बीरबल ने एक विचित्र प्रस्ताव रखा, जहां अपना, मेरी राय में अब एक सप्ताह के लिए आपको राजधानी छोड़नी चाहिए, एक गुप्त स्थान पर, ताकि मैं देख सकूं असली सत्ता किसे चाहिए। अकबर सहमत हुए, लेकिन एक शर्त पर, तुम भी महल छोड़ोगे। सत्ता के बिना ही सत्ता का खेल देखना असली परीक्षण है। योजना बनी। राजा और बीरबल दोनों गायब हो गए। सार्वजनिक रूप से यह प्रचारित किया गया कि वे तीर्थयात्रा पर हैं। राजा के गायब होते ही महल में तनाव फैल गया। सत्ता के केंद्र में अब खाली गद्दी थी और दरबारियों में बेचैनी। वही एक नया चेहरा उभरा, मंत्री सलीम शाह। उसने दरबार में अस्थायी रूप से शासन चलाने की जिम्मेदारी संभाली।
वो अब निर्णय ले रहा था, नियुक्तियां, दंड, सजाएं। बीरबल के हटते ही वो पूरी तरह बदल गया था। लेकिन बीरबल इस सब का गुप्त निरीक्षण कर रहे थे। वे एक गुप्त सुरंग से घटनाओं की पल पल निगरानी में थे, जो उनके पुराने सेवक संजोगी ने बनवाई थी। बीरबल ने 3 गुप्तचर नियुक्त किए। कुसुमलता, महल की दासी, जो हर दरबारी के मूड को पहचानती थी। धीरमल, महल के रसोई में कार्यरत, लेकिन जहर की गंध तक पहचान सकता था। तौसीफ, महल का चितेरा, जिसकी बनाई तस्वीरें बीरबल को हर सप्ताह पहुंचती थी। इन तीनों की मदद से बीरबल को 3 चौंकाने वाली जानकारियां मिली। दरबार में गुप्त सभा रात में लग रही थी, जिसमें कुछ दरबारी और सैनिक शामिल थे। अकबर की गैरहाजिरी में राजकोष से बड़ी राशि गायब की गई थी। एक व्यक्ति राजा बनने का अभ्यास कर रहा था। दर्पण के सामने खड़ा होकर घोषणाएं दोहरा रहा था। ये तीसरा व्यक्ति कौन था? कुसुमलता ने बीरबल को एक रात चिट्ठी दी। मालिक, मैंने देखा, सलीम शाह ने रात को वो मुकुट निकाला जो केवल बादशाह के शयन कक्ष में रहता है। बीरबल समझ गए, सलीम शाह सत्ता पर कब्जा करने की योजना में है। पर एक सवाल बचा था, क्या वो अकेला था? तौसीफ की एक चित्र में बीरबल को अकबर और सलीम शाह के बीच वेद दिखा। उसका चेहरा अधूरा चित्रित था, जैसे चित्रकार की कूची थम गई हो। क्या वेद ने अपना पक्ष बदल लिया था? 3 सप्ताह बाद एक खबर फैली, बादशाह लौट आए हैं। दरबार सजा, झंडियां फहराई गई। पर बीरबल को खबर मिली, असली अकबर अब भी उनके साथ छुपे स्थान पर है। तो फिर दरबार में जो आया वो कौन था? बीरबल ने तुरंत संजोगी को भेजा, उस व्यक्ति के रक्त का नमूना लेने। दरबार में बिना किसी को शक हुए एक रूमाल उस बादशाह को सौंपा गया। रक्त परीक्षण से स्पष्ट हुआ, ये व्यक्ति वेद था। बीरबल, जो अब तक पर्दे के पीछे थे, एकाएक दरबार में प्रकट हुए। उन्होंने राजा की पोशाक पहने व्यक्ति को चुनौती दी, अगर तुम ही बादशाह हो तो बताओ, अकबर और मैं पहली बार कहां मिले थे? वेद चौंक गया। बीरबल बोले, तुमने मुझे दगा दी, वेद। वर्षों की सेवा का यही प्रतिफल? वेद चुप रहा, लेकिन सलीम शाह बोल पड़ा, हां, मैंने ही उसे तैयार किया, क्योंकि अब हमें वो राजा चाहिए जो हमारी बातें माने, न कि तर्क करे। बीरबल मुस्कराए और अचानक दरबार के द्वार खुले। असली अकबर अपनी तलवार के साथ भीतर दाखिल हुए। अब दरबार 2 भागों में बंट चुका था। एक ओर थे बीरबल और असली अकबर, दूसरी ओर वेद, सलीम शाह और उनके समर्थक। संघर्ष शुरू हो गया। तलवारें चली, शब्दों के बाण भी, लेकिन लड़ाई उतनी नहीं जितनी विश्वास और असत्य के बीच थी। पर तभी बीरबल को किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो थे अब्दुल रहमान। माफ कीजिए बीरबल, पर जब राजा सत्ता की परीक्षा नहीं लेता तो दरबारी अपनी सत्ता बना लेते हैं। बीरबल घायल है। वेद पकड़ा गया, सलीम शाह भाग गया। पर अब्दुल रहमान ने क्या वाकई द्रोह किया, या वो किसी तीसरे पक्ष के इशारे पर था? दरबार शांत है, पर महल के पीछे एक गुप्त कमरा रोशनी से जगमगा रहा है, जहां महमूद-उल हसन फिर से दिखाई देता है, एक नई योजना बनाते हुए। वो बुदबुदाता है, राजा को तो मोहरा बनना ही होता है। असली सत्ता तो वो है जो दिखती नहीं, पर सबको चलाती है। अब्दुल रहमान द्वारा पीठ पर वार के बाद बीरबल जख्मी थे, शरीर से नहीं, विश्वास से। महल की दीवारें अब उन्हें अपने ही खिलाफ खड़ी लगने लगी थी। वे महज एक दरबारी नहीं, बल्कि सत्य की खोज में निकला एक मुसाफिर बन चुके थे। राजा अकबर भले ही सिंहासन पर लौट चुके थे, पर उनका चेहरा अब भी कठोर और मननशील था। सत्ता वापस मिल गई थी, लेकिन विश्वास खो गया था। सलीम शाह फरार था, वेद अब कारागार में, और महमूद-उल हसन, वो अब भी छाया में, हर चाल को बुनते हुए, हर राज को अपने हाथ की कठपुतली बना रहा था। कारागार में कैद वेद अचानक बीमार पड़ गया। उसके शरीर में अजीब सी हरकतें दिखीं, तंत्रिकाएं झंझनाने लगी,
जुबान लड़खड़ाई और कुछ बोलने की कोशिश की। एक शब्द, चित्र, चित्र। बीरबल तुरंत समझ गए कि ये कोड है। वेद को बचाने के लिए शाही वैद्य बुलाए गए। उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं, ये धीमा जहर है जो मन को विकृत कर देता है। परंतु सवाल यह था, किसने उसे जहर दिया? बीरबल को याद आया, तौसीफ, राज चित्रकार, हर हफ्ते दरबार के दृश्य बनाता है। उन्होंने पिछले 4 चित्र मंगवाए। एक चित्र में सब कुछ सामान्य था, पर एक में वेद का चेहरा नीला रंग लिए हुए था, जबकि उस रंग का उपयोग आमतौर पर साजिश या छल दर्शाने के लिए होता था। बीरबल ने तौसीफ से पूछा, क्यों ऐसा चित्रित किया? तौसीफ बोला, वो रंग मैंने उसकी आंखों में देखा, साहब। और एक छाया जो सिर्फ उसकी पीठ पर पड़ती थी, लेकिन वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता था। बीरबल कांप उठे। क्या ये छाया महमूद उल हसन की थी? उसी रात बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला, जो न किसी कागज पर लिखा था, न किसी हाथ से भेजा गया, बल्कि महल की उत्तर दिशा की दीवार पर उभर आया। नीली रोशनी में लिखा था, तुम अब बहुत आगे आ चुके हो। एक दरवाजा और फिर तुम समझोगे कि सिंहासन पर बैठा राजा महज एक तस्वीर है। उस संदेश के नीचे एक संकेत था, 3 वृत्त और एक त्रिकोण। बीरबल ने महल के पुराने नक्शों का अध्ययन किया और समझा कि ये संकेत उस सिंहासन कक्ष के नीचे स्थित प्राचीन तहखाने की ओर इशारा कर रहा है, जिसे दशकों से बंद मान लिया गया था। बीरबल गुप्त मार्ग से उस तहखाने में पहुंचे। वहां दीवारों पर धुंधले चित्र थे। हर चित्र एक राजा को दिखाता था, जिसके पीछे कोई और हाथ तलवार चला रहा था। एक मूर्ति के नीचे लिखा था, राजा वही है जो नहीं दिखता, और जो दिखे वह मोहरा है। एक लोहे की पेटी पर रखी थी एक किताब, शून्य संहिता। उसका पहला पृष्ठ पढ़ते ही बीरबल ठिठक गए। हर सत्ता के पीछे एक साजिश होती है। हर साजिश का केंद्र शून्य होता है, वही शून्य जो सबको चलाता है लेकिन खुद दिखाई नहीं देता। क्या महमूद उल हसन शून्य था? बीरबल को तौसीफ से सूचना मिली कि महल के भीतर ही एक गुप्त परिषद हर पूर्णिमा को आयोजित होती है। इसमें कुछ चेहरों पर नकाब होते हैं, कुछ पूरी तरह गायब। बीरबल ने इस परिषद में घुसने का निर्णय लिया, अपने पुराने दोस्त काजी नसीर के नाम से। वहां उन्होंने जो देखा वो चौंका देने वाला था। महमूद उल हसन वहां एक वक्ता के रूप में खड़ा था, लेकिन उसके सामने बैठे लोग चुप थे। उनके होंठ सिल दिए गए थे। महमूद बोला, जब शब्द धोखा देने लगे तब मौन ही वफादारी की निशानी है। बीरबल जान गए, ये परिषद न केवल राजसत्ता को नियंत्रित करना चाहती है, बल्कि भाषा और विचार को भी गुलाम बनाना चाहती है। सलीम शाह वापस लौट आया एक सैन्य दल के साथ। उसने घोषणा की कि बीरबल ने दरबार में फूट डाली और वो खुद राजा को बचाने आया है। अब एक बार फिर दरबार 2 भागों में बंटा, बीरबल और कुछ वफादार, सलीम शाह और गुप्त परिषद के सदस्य। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने घोषणा की, राजा कल सिंहासन त्यागने वाले हैं। जो नया राजा चुना जाएगा उसका निर्णय प्रजा करेगी, ना कि दरबार। ये सुनते ही परिषद में खलबली मच गई। अगले दिन दरबार में एक राजा को प्रस्तुत किया गया, जो देखने में ठीक वैसा ही था जैसा बीरबल ने कहा था। लेकिन जब जनता के सामने वो बोला, उसकी आवाज कृत्रिम थी, जैसे वो किसी और के कहने पर बोल रहा हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जब आवाज आत्मा से नहीं आती तो वो जुबान से ज्यादा एक औजार बन जाती है। तभी एक चेहरा उभरा, महमूद उल हसन। वो सामने आया और पहली बार उसने खुद को प्रकट किया। सत्ता अगर लोगों के हाथ में रही तो अराजकता होगी। मैंने तुम्हें दिशा दी, व्यवस्था दी, और अब तुम मुझे रोकने चले हो। बीरबल ने कहा, तुम व्यवस्था नहीं, भ्रम के वाहक हो। तुम्हारा शून्य सिर्फ एक काली सुरंग है जो रोशनी को निगल जाती है। राजा अकबर दरबार में आए, असली राजा।
पर बीरबल को उस रात एक और पत्र मिला, जलते हुए दीपक के पीछे छिपा हुआ। शून्य कभी मरता नहीं। जब तक सत्ता है, शून्य रहेगा। तुम्हारा सबसे वफादार अब मेरा हो चुका है। नीचे एक हस्ताक्षर था, कुसुमलता। तुम्हारा सबसे वफादार अब मेरा हो चुका है। यह संदेश कुसुमलता के हस्ताक्षर के साथ बीरबल के हाथों में था। वो स्तब्ध थे। वो कुसुमलता जिसने वर्षों तक गुप्त सूचनाएं पहुंचाई थी, क्या वाकई अब शून्य की ओर मुड़ गई थी? या ये कोई भ्रम, कोई और चेहरा था? अब ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रही थी। ये लड़ाई थी विचार और नियति के बीच। बीरबल ने अगले दिन कुसुमलता को बुलवाया, लेकिन वो महल में मौजूद नहीं थी। नहीं उसकी कोई गतिविधि पिछले 3 दिनों में दर्ज की गई थी। उन्होंने एक खोजी दल भेजा, जो महल के पिछवाड़े स्थित पुराने मंदिर के पास गया। वहां उन्हें एक गुप्त गुफा मिली, जिसमें लिखा था, यहां वे आते हैं जो आंखों से नहीं, निर्णयों से देखते हैं। भीतर एक दीवार पर नक्काशी थी, न्याय नहीं, नियति हमारा निर्णय है। यह स्पष्ट था। यह स्थान शून्य की अदालत था। राजा अकबर, जो अब तक घटनाओं में भागीदार थे, एकाएक शांत हो गए। उन्होंने सभी दरबारियों को साप्ताहिक अवकाश दे दिया, मंत्रियों से बात करना बंद कर दिया और एकांतवास में चले गए। बीरबल ने मिलने की कोशिश की, लेकिन संदेश मिला, राजा को अब निर्णय नहीं लेने, सिर्फ देखने की आवश्यकता है। क्या अकबर भयभीत थे या कुछ और समझ रहे थे जो किसी को नहीं दिख रहा था? एक रात बीरबल को एक नकाबपोश मिला, जो गुप्त सुरंग से उनके कक्ष में पहुंचा। वो वही था जिसे उन्होंने पहले गुप्त परिषद में देखा था, अब तक मौन। उसने एक पांडुलिपि दी, शून्य सिद्धांत। उसमें लिखा था, सत्ता का असली चेहरा वही है जो सभी चेहरों को अनदेखा कर सके। बीरबल, तुम अब उस परीक्षा में हो जहां सत्य की कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ परछाइयां है। उसने कहा, यदि तुम सच में सत्य चाहते हो तो शून्य की अदालत में आओ, जहां निर्णय तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे बारे में होगा। बीरबल ने निर्णय लिया, वो अकेले जाएगा। न तलवार, न अंगरक्षक। गुप्त रास्ते से होते हुए वो उस गुफा में पहुंचे, जहां अंधकार के भीतर 7 ऊंचे आसन थे, हर एक पर एक अलग मुखौटा। केंद्र में बैठा व्यक्ति बोला, ये शून्य की अदालत है। यहां हम किसी को दोषी या निर्दोष नहीं ठहराते, हम सिर्फ दिखाते हैं कि तुम हो क्या। बीरबल बोला, अगर तुम सत्ता के विरोध में हो तो तुम्हारी दृष्टि विकृत है। जवाब आया, हम सत्ता के विरोध में नहीं, सत्ता की आंतरिक शुद्धता की खोज में हैं। हम तुम्हारी सोच को न्याय के नाम पर परखा करेंगे। अब अदालत ने बीरबल पर आरोप गिनवाए। तुमने राजा को सत्ता से हटने की सलाह दी। क्या यह विश्वासघात नहीं था? तुमने वेद जैसे सेवक को शंका में छोड़ दिया। क्या यह न्याय था? तुमने खुद को सत्य का संरक्षक मान लिया। क्या यह अहंकार नहीं? हर सवाल बीरबल के मन को चीरता गया, लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, मैंने वो किया जो उस समय सबसे सही लगा। सत्य कभी पूर्ण नहीं होता, लेकिन प्रयास पूर्ण हो सकता है। एक मुखौटा उठा, उसके नीचे चेहरा था, कुसुमलता का। उसने कहा, तुम्हारा सत्य मुझे आदेश देता था, पर मेरी आत्मा हमेशा प्रश्न करती थी। अचानक सारे मुखौटे हटे, सिर्फ एक मुखौटा बचा था, केंद्र में बैठा व्यक्ति। वो बोला, तुमने जितने भी चेहरे देखे, वे सब मैं ही था। वेद, सलीम शाह, अब्दुल रहमान, यहां तक कि तुम्हारे विचारों में उठती शंका, सब मैं हूं। मैं तुम्हारी ही परछाई हूं। बीरबल, मैं शून्य हूं, सत्ता का द्वारपाल। तुम्हारा संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं, तुम्हारे भीतर से है। बीरबल ने पूछा, क्या तुम महमूद उल हसन हो? जवाब मिला, हसन एक नाम था। मैं वो विचार हूं जो हर सत्ता में जन्म लेता है। जब सत्य पर संदेह हो, अदालत समाप्त हो गई। बीरबल बाहर निकले, पर उनके भीतर शून्यता थी। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक घोषणा की, मैं बीरबल
अब कुछ समय के लिए मौन व्रत रखूंगा। मैं अब न्याय नहीं, खुद को देखना चाहता हूं। शून्य के आईने में राजा अकबर ने उन्हें गले लगाया और कहा, अगर तुम शून्य देख रहे हो तो शायद अब तुम सच्चा पूर्ण हो। कहानी के अंतिम दृश्य में एक युवा लड़का महल के बाहर बैठा था। वो बीरबल की कहानियां सुन रहा था। उसने पूछा, क्या बीरबल अब नहीं लौटेंगे? पास बैठा वृद्ध बोला, अगर सत्य की तलाश बाकी है तो बीरबल कभी खो नहीं सकता। उस वृद्ध की आंखों में हल्की सी नीली चमक थी और उसकी उंगलियों में वही पांडुलिपि थी। शून्य सिद्धांत। सप्ताह बीत गए। बीरबल मौन थे। न कोई फैसला, न कोई न्याय, न कोई उत्तर। दरबार चल रहा था, पर जैसे आत्मा रहित। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, राज चलाना आसान है जब प्रश्न पूछे जाते हैं, पर जब सब मौन हो जाए तब उत्तर किसे दिया जाए? बीरबल केवल मुस्कुराए। वो अब भीतर उतरने की यात्रा में थे, लेकिन यही समय था जब सत्ता के बाहर कुछ और गहराइयां आकार ले रही थी। एक दिन एक नई स्त्री दरबार में प्रस्तुत हुई। नाम था नीलिमा। वो युवती थी, पर उसकी आंखें अनुभव से भरी थी। उसने कहा, जहांपनाह, मैं उस विचार की उत्तराधिकारी हूं जिसे आपने शून्य कहा, पर मैं उसे एक नई दिशा देना चाहती हूं। उसने बीरबल से मिलने की आज्ञा मांगी। बीरबल ने सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल बोले, क्या तुम भी मेरी तरह शून्य में खो गए हो? नीलिमा ने कहा, मैं शून्य में नहीं, उसकी परछाई में बड़ी हुई हूं, और अब मैं देखना चाहती हूं, क्या उसका कोई केंद्र है या वो बस एक भ्रम है? नीलिमा ने बीरबल को एक पत्थर दिखाया। उस पर वही चिन्ह बना था जो शून्य सिद्धांत की गुप्त दीवारों पर था, 3 वृत्त और एक त्रिकोण। उसने कहा, यह पत्थर मुझे बचपन में किसी रहस्यमयी वृद्ध साधु ने दिया था। उन्होंने कहा था, जिस दिन बीरबल मौन हो जाए, यह पत्थर उसे वापस चलने का रास्ता दिखाएगा। बीरबल स्तब्ध थे। वो वृद्ध, क्या उसकी आंखें नीली थी? हां, नीलिमा बोली, एकदम स्वप्न जैसी, और उसकी उंगलियों में हल्की सी नीली रेखा थी, जैसे शून्यता को स्पर्श कर चुकी हो। बीरबल अब मौन से बाहर आने लगे, लेकिन उन्होंने घोषणा की, मैं दरबार नहीं चलाऊंगा। मैं अब श्रवण सभा बनाऊंगा, जहां राजा भी आएगा, पर सुनने। इस सभा में कोई भी नागरिक, सेवक, सैनिक बिना अनुमति अपनी बात कह सकता था। 3 दिन बाद एक अंधा बीन बजाने वाला आया और बोला, मुझे नहीं दिखता, पर मैं महसूस कर सकता हूं। महल की दीवारें अब भी कांप रही हैं। उसकी बात बीरबल को भीतर तक हिला गई। उस रात नीलिमा ने बीरबल से पूछा, क्या आप अब वापस वही बनेंगे जो थे? बीरबल बोले, मैं वही रहूंगा, पर अब मैं देखूंगा उन आंखों से जो सत्य को ढूंढती हैं, सही को नहीं। एक सैनिक ने खबर दी, महल के नीचे वर्षों से बंद पड़ा एक गुप्त पुस्तकालय फिर से सक्रिय हुआ है। वहां किसी ने दियों को जलाया है और एक किताब हटा ली गई है, विचार का अपहरण। बीरबल और नीलिमा वहां पहुंचे। दीवार पर कुछ ताजा लिखा था, शून्य को तुमने समझा नहीं बीरबल। तुमने उससे प्रश्न किए, पर कभी जवाब नहीं बनने की हिम्मत नहीं की। अब देखो, तुम्हारे उत्तर को ही अपहरित कर लिया गया है। नीचे एक हस्ताक्षर था, एक्स। अब दरबार में एक नाम गूंजने लगा, एक्स। वो कौन है? क्या वो महमूद उल हसन का नया रूप है? क्या वो नीलिमा की परीक्षा है, या फिर स्वयं बीरबल की ही एक भूली परछाई? बीरबल ने अपने पुराने मित्र संजोगी से कहा, उसकी तलाश न बाहर करनी है न भीतर, बल्कि समय के उस मोड़ पर जहां विचारों ने आकार लेना शुरू किया था। राजकोष के पुराने दस्तावेजों में बीरबल को एक संदर्भ मिला, समय का दर्पण। ये एक धातु की बनी चमकती थाली थी, जिसे वर्षों पहले केवल 3 बार उपयोग में लाया गया था। हर बार जब राज्य में विचारों का अपहरण हुआ, बीरबल और नीलिमा ने उस थाली को निकाला। जब उन्होंने उस पर जल डाला, एक प्रतिबिंब उभरा। वो चेहरा वही था
जो दरबार में हर रोज आता था। एक अज्ञात दरबारी जिसका नाम कभी दर्ज नहीं था, पर जो सदैव मौजूद था। बीरबल ने अगली सभा में उस दरबारी को बुलाया, पर वो आया ही नहीं। उसकी जगह एक और संदेश था, तुमने मुझे पहचान लिया, पर यह मेरा पहला रूप है। जब तुम अगली बार दर्पण में देखोगे, एक्स वही होगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। नीलिमा ने डरते हुए पूछा, क्या इसका अर्थ है अगला शिकार मैं हूं? बीरबल चुप रहे। पिछले 7 भागों में आपने जाना कि यह सिर्फ एक हीरे की चोरी नहीं थी। यह राजसत्ता, विचार, विश्वास और सत्ता के पीछे छिपे चेहरे की परतें थी। शून्य एक दार्शनिक संस्था नहीं, बल्कि एक जिंदा विचार बन चुका था, जो अपने रूप बदलता है, नाम बदलता है, और अब उसने एक नई पहचान ली थी, एक्स। बीरबल अब थक चुके थे, पर उनकी आंखों में अब भी प्रश्नों की ज्वाला थी। राजा अकबर अब भी मौन थे, गहन चुप्पी में, जैसे सब देख रहे हों पर कुछ कह नहीं रहे हों। और सामने था अंतिम प्रश्न, कौन है एक्स? बीरबल और नीलिमा ने अब तय किया, उन्हें इस खेल को समाप्त करना ही होगा। एक्स की पहचान जितनी गूढ़ थी, उसका मकसद उतना ही स्पष्ट हो चुका था, राज्य की चेतना को नियंत्रित करना। राज्य अब अराजकता के कगार पर था। एक तरफ अस्थिरता, दूसरी ओर विश्वास की दरारें। बीरबल ने घोषणा की, कल पूर्णिमा की रात मैं उस स्थान पर जाऊंगा जहां एक्स का अंतिम ठिकाना है। जो भी साथ आना चाहे आ सकता है, लेकिन ये यात्रा सत्य से साक्षात्कार की होगी। जीत या हार नहीं, बस निर्णय। गुप्त स्रोतों के अनुसार एक प्राचीन गुफा सिद्धगंगा में अजीब हलचल देखी गई थी। वहां लोग न आत्मा में विश्वास करते थे, न शरीर में, बल्कि केवल अनाम चेतना में। वहीं से एक्स संचालित हो रहा था। बीरबल, नीलिमा और कुछ विशेष विश्वासी उस रात गुफा की ओर रवाना हुए। हर मोड़ पर प्रतीक्षा कर रही थी भ्रम की कोई नई परत। गुफा के भीतर 7 द्वार थे, हर द्वार पर एक चुनौती। पहला द्वार, स्मृति। आवाज आई, क्या तुम अपने पुराने निर्णयों पर विश्वास रखते हो? बीरबल ने कहा, मैं परिणामों में नहीं, उस समय की नीयत में विश्वास करता हूं। द्वार खुल गया। दूसरा द्वार, मोह। नीलिमा को उसकी मृत मां की छवि दिखाई गई। वो काम गई, पर बोली, मां के लिए सत्य को कुर्बान नहीं करूंगी। द्वार खुल गया। तीसरा द्वार, स्वार्थ। सामने एक सिंहासन रखा था, अब राज्य तुम्हारा हो सकता है। बीरबल ने उसे नजरअंदाज किया और बोला, राज्य वही होता है जहां सेवा हो। द्वार खुल गया। अनुभव, पश्चाताप और निरंतरता सब पार करते हुए वे आखिरी द्वार पर पहुंचे। दोनों को एक एक दर्पण दिया गया, पर उसमें कोई चेहरा नहीं था, बस अंधकार में झिलमिलाती आंखें। आवाज आई, अब तुम तैयार हो, भीतर प्रवेश करो और एक्स से मिलो। भीतर एक गोल सभा थी। 7 मुखौटे एक अर्धवृत्त में रखे थे। बीच में एक कुर्सी पर बैठा था एक्स। वो बिना बोले उन्हें देख रहा था। चेहरा साफ था, बीरबल का ही प्रतिबिंब। बीरबल चौंक गए। एक्स बोला, तुमने मुझे बार बार खोजा और मैं हमेशा तुम्हारे भीतर था। हर बार जब तुमने सत्य की सीमाएं लांघी, हर बार जब तुमने सोच को निर्देश में बदला, मैं जन्मा। बीरबल शांत रहे। नीलिमा बोली, तो क्या एक्स कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक परछाई जो नेतृत्व में पैदा होती है? एक्स बोला, हां, और जब तुम मुझे मिटाने की सोचते हो, तुम अपने हिस्से को ही काटते हो। एक्स ने सामने एक तलवार रखी और कहा, या तो मुझे समाप्त करो और अपने भीतर के निर्णय लेने वाले को खत्म करो, या स्वीकार करो कि हर सत्ता में एक एक्स का स्थान होता है। बीरबल ने तलवार उठाई, पर उसे जमीन पर रख दिया। मैं तुम्हें न खत्म करूंगा, न स्वीकार करूंगा। मैं तुम्हें समझूंगा, और जब समझ पूरी होगी, तुम स्वयं मिट जाओगे। गुफा की दीवारें कांपने लगी।
प्रकाश फैला। एक्स मुस्कराया और अंतर्ध्यान हो गया। बीरबल लौटे। न केवल उन्होंने बल्कि राज्य ने भी एक बदलाव महसूस किया। श्रवण सभा अब स्थायी बन गई। अकबर ने कहा, अब से हर कानून तभी पारित होगा जब वो जनता की दृष्टि से भी न्याय संगत हो। नीलिमा को राजदर्शी की उपाधि दी गई, विचारों की प्रहरी। राज्य अब सत्ता नहीं, सेवा में विश्वास करने लगा था। एक सुबह बीरबल ने नीलिमा को बुलाया और कहा, अब मेरी भूमिका पूरी हुई। मैंने एक्स को नहीं मारा, पर उसे पहचानना सिखा दिया। अब यह राज्य तुम्हारे विचारों की जिम्मेदारी है। नीलिमा बोली, पर आप कहाँ जाएंगे? बीरबल बोले, जहां फिर कभी कोई एक्स जन्म न ले, उसकी मिट्टी में विचार बोने। राज्य स्थिर था, एक्स विलीन हो चुका था। बीरबल ने स्वयं को सेवा और चिंतन में समर्पित कर दिया था। नीलिमा राजदर्शी बन चुकी थी। अकबर के शब्दों में अब राज नहीं, प्रकाश बोलता था। पर एक प्रश्न अब भी हवा में झूल रहा था। अगर एक्स मिट गया तो बीरबल क्यों नहीं मुस्कुराते? एक दिन बीरबल गुप्त पुस्तकालय में पहुंचे, वो स्थान जहां वर्षों पहले उन्होंने शून्य सिद्धांत की पहली झलक देखी थी। अब वो किताब नहीं थी, उसकी जगह एक पंक्ति लिखी थी, सत्य जब पूर्ण हो जाए तो वो मौन बन जाता है। बीरबल ने दीपक बुझा दिया और धीरे धीरे वहां से चले गए, शायद अंतिम बार। राजा अकबर ने महल में एक विशेष सभा बुलाई, बीरबल के सम्मान में। वहां बीरबल खड़े हुए और बोले, मैंने न्याय किया, नीति अपनाई, सत्ता को देखा, शून्यता को समझा। पर सबसे बड़ी सीख यह है, जब सत्य पूर्ण हो जाए तब व्यक्ति का अस्तित्व स्वयं में सीमित हो जाता है। अब मेरे पास न कोई प्रश्न है, न उत्तर। मैं न किसी से मिलना चाहता हूं, न किसी को रोकना चाहता हूं। मैं बस पूर्ण मौन चाहता हूं, स्थायी, अविचल। अकबर की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने बीरबल को रोका नहीं। बीरबल ने अपने सबसे पुराने वस्त्र पहने, कोई औपचारिकता नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई विदाई नहीं, केवल एक संदेश छोड़ गए, जिस दिन कोई मुझसे फिर कोई प्रश्न पूछे उसे कह देना, अब वो मौन है जो कभी उत्तर देता था, अब वो शून्य है जो कभी संघर्ष करता था। कहते हैं उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, वो स्थान जहां न शून्य है न सत्ता, सिर्फ निशब्दता। 3 वर्षों बाद नीलिमा एक दिन उसी दिशा में गई जहां से बीरबल कभी लौटे नहीं। वहां एक पत्थर पर कुछ खुदा हुआ था, न कोई उत्तर बचा, न कोई चेहरा शेष। अब केवल मौन है, और उस मौन में ही संपूर्णता है। नीचे छोटा सा नाम लिखा था, राजचिंतक बीरबल। नीलिमा वही बैठ गई, और उसी क्षण वह भी बोलना छोड़ गई। राजा अकबर ने अपनी अंतिम घोषणा की, अब इस राज्य में कोई मंत्री नहीं होगा, केवल मार्गदर्शक होंगे। और जब कोई मार्ग न बचे तो हर नागरिक स्वयं बीरबल होगा, अपने सत्य का खोज करता। श्रवण सभा को भंग कर दिया गया, शून्य सिद्धांत की हर प्रति अग्नि में समर्पित कर दी गई, और अंततः राज सिंहासन पर न कोई राजा बैठा, न कोई मंत्री, सिर्फ एक दीपक जिसके नीचे तख्ती पर लिखा था, यहां कभी कोई बैठा था, जो अब सबके भीतर है। बीरबल चला गया, देह से, विचार से, वाणी से। नीलिमा मौन हो गई, मार्गदर्शक बनी, पर कभी बोल न सकी। अकबर ने सत्ता त्याग दी और महल को जनसभा में बदल दिया। एक्स कभी लौटा नहीं, क्योंकि अब कोई सत्ता बची ही नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई पात्र नहीं, कोई द्वार नहीं। अब कहानी नहीं बची, केवल शांति है।